अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। जानवरों की हम स्कैनिंग कर रहे हैं जी। तो आज एक बड़ी नई चीज़ के साथ आज का व्लॉग है। आपको शायद पहले आपने इसके मतलब ना सुना हो। तो इस जानवर को हम देख रहे हैं, जैसे कि तवक्को थी पहले भी कि इसको ये मसला हो सकता है, और वही मसला है। स्कैनिंग में भी हम देख सकते हैं। स्कैनिंग जब हम करेंगे तो इस इशू में यूट्रस जो है उसका जो इमेज है वो तकरीबन हाइपो इकोइक आएगा। मतलब कह लें कि वो वाइट ज़्यादा जो स्कैन हम मशीन पे देखें तो वो ज़्यादा चमकदार नहीं होगा, बल्कि डिम होगा, लाइक ओवरी ओवरी की तरह, जिस तरह से ओवरी नज़र आती है वैसे होगा। मसला क्या है बेसिकली, हम जब जानवर को आज तक आपने सुना होगा नाड़ का पड़ जाना, बस ये थन में नाड़ पड़ जाना। थन में जो नाड़ पड़ती है वो क्यों पड़ती है? उसकी वजह ये है कि मस्टाइटस होता है। जब मस्टाइटस को हम ट्रीट नहीं कर पाते तो वो मस्टाइटस बढ़ता बढ़ता आखिर फाइब्रोसिस हो जाती है, थन में नाड़ पड़ जाती है और जानवर का जो थन है वो ज़ाया हो जाता है। तो आपके लिए नया ये चीज़ है कि आज तक तो आपने यही सुना है कि जानवर के थन में नाड़ पड़ गई है, लेकिन इस जानवर को आप देख सकते हैं इसकी यूट्रस में नाड़ पड़ गई है। ये नई चीज़ है, लेकिन ऐसा होता है। इस पे मैं ट्रायल्स लगा चुका हूँ, मुझे रिजल्ट आ चुके हैं। आज मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि जो यूट्रस में नाड़ पड़ जाती है वो क्यों पड़ती है। तो इसको अगर आप मस्टाइटस से रिलेट करते हैं, मस्टाइटस में नाड़ कब पड़ती है कि जब हम जानवर को ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन वो ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं होता, यानी कि वो जो एंटीबायोटिक हम दे रहे थे वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हवाने के अंदर इन्फ्लेमेशन मौजूद रहती है, और वो जो इन्फ्लेमेशन है आहिस्ता आहिस्ता वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है और थन बंद हो जाता है, थन ज़ाया हो जाता है। इसको हम बोलते हैं थन में नाड़ पड़ गई है, या टीट फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो यूट्रस का भी कुछ इसी तरह से है कि जब एंडोमेट्राइटिस होती है और हम मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं इंट्रामस्कुलर या यूट्रस में रखते हैं एंटीबायोटिक, तो जब वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होगी, वो एंडोमेट्राइटिस को, रहम की स्वेलिंग को ख़त्म नहीं कर पाएगी, तो उससे ये मसला आएगा। जानवर को निकाल दें। तो उससे ये मसला आएगा कि वो जो इन्फ्लेमेशन थी यूट्रस के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता उस इन्फ्लेमेशन का क्या हुआ कि वहां पे कोलेजन की डेपोजिशन होना शुरू होगी। एंडोमेट्रियम के अंदर, यूट्रस के अंदर कोलेजन की डेपोजिशन होना शुरू होगी, और वो जो कोलेजन है अल्टीमेटली वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो गई। इसको हम कहते हैं यूट्रस में नाड़ का पड़ जाना। अब आउटकम क्या होगी, कैसे पता चलेगा और क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वो जानवर जिसकी यूट्रस में एक हाथ में या दोनों हाथ में फाइब्रोसिस हो चुकी है वो कंसीव नहीं करेगा। वो जानवर इनफर्टाइल है। आप साल साल 2-2 साल उसे ट्राइयां देते रहें, वो कंसीव नहीं करेगा। तो कैसे हम उस एनिमल को बचा सकते हैं, उसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं? तो इसमें जब हम फाइब्रोसिस को देखते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि फाइब्रोसिस का पता कैसे चलेगा कि यूट्रस में नाड़ पड़ चुकी है। तो जब यूट्रस में नाड़ पड़ती है तो सबसे पहली जो फाइंडिंग है वो ये होगी कि जब हम रेक्टल पल्पेशन करते हैं हाथ से, मैं अल्ट्रासाउंड का नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि अल्ट्रासाउंड क्योंकि हर फार्मर के पास अवेलेबल नहीं, हर टेक्नीशियन के पास अवेलेबल नहीं, तो मैं आरपी की बात कर रहा हूँ कि हाथ से हमें कैसे पता चलेगा। हाथ से हमें पता चलेगा कि जिस थान में फाइब्रोसिस होगी उसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा, उसके जो साइज है उसकी, यूँ कह लें कि हान की मोटाई कम हो जाएगी। कम होने के बाद अगर हम हार्न की कंसिस्टेंसी को देखते हैं तो जब उसको दबाते हैं तो वो काफ़ी हार्ड फील होता है, सेम लाइक जैसे कोई डेड ऑर्गन है वैसे वो फील हो रहा होता है। ये एक्सपीरियंस जब बार बार आप ऐसे एनिमल को पल्पेट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये फाइब्रोसिस है इस हाथ में। तो अब मैंने इसको फर्दर सीमेंस नहीं रखने। अब देखें, एक वो हाथ जिसमें फाइब्रोसिस हो चुकी है, वहां आप एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, हैवी से हैवी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, जानवर फिर भी कंसीव नहीं कर रहा। तो रीजन क्योंकि वहां इन्फेक्शन नहीं है बल्कि वहां पे फाइब्रोसिस है, वहां पे फाइब्रोसिस है। तो पहले जो है वो फाइब्रोसिस को हमने ट्रीट करना है। अब फाइब्रोसिस के जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में मैंने एक चीज जो है वो ट्राई की थी और उसके मुझे अच्छे रिजल्ट आए हैं। मुझे वो मास्टर वैक्सीन दिखाइए, उसके मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं।
ये है जी ट्यूब मास्टी वैक्सम। आप करीब से अगर इस ट्यूब को दिखा सकें, मास्टी वैक्सम नाम है। ये आप देख सकते हैं मास्टी वैक्सम। ये कंपनी जो है इसकी, ये मुस्फा ब्रदर के पास ये ट्यूब मौजूद है। मैं यहाँ बेसिकली कंपनी को एडवर्टाइज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस चीज़ के सोल्यूशन के लिए पूरी मार्केट से कोई चीज़ नहीं मिली सिवाय इस ट्यूब के। ये बेसिकली जो ट्यूब है ये हम मस्टाइटिस के लिए यूज करते हैं, अडर में इस्तेमाल की जाती है, टीट में इस्तेमाल की जाती है। जब टीट में फाइब्रोसिस हो जाती है, टीट में नाड़ पड़ जाती है तो यूज की जाती है। मैंने इसको यूट्रस में रखा है, जानवरों के यूट्रस में रखा है। वो जानवर जिनके फाइब्रोसिस हो चुकी थी, साल 1.5 साल 2 साल हो गए उन पे सीमर रखते हुए, वो कंसीव नहीं किए, तो जब मैंने उनको 3 से 5 दिन ये मास्टी वैक्सीन डेली एक ट्यूब उनकी यूट्रस में रखी है। 3 दिन अगर कम फाइब्रोसिस थी, 3 दिन अगर ज्यादा थी तो 5 दिन, उसके बाद उनको 10 दिन का रेस्ट टाइम दिया है। 10 दिन के बाद मैंने अगेन चेक किया है, अगर तो फाइब्रोसिस अंदर मौजूद थी तो मैंने दोबारा 3 से 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया। अगर वो फाइब्रोसिस क्लियर हो चुकी थी तो मैंने उस एनिमल को प्रोटोकॉल दे के सीमर रख दिया और उन्होंने कंसीव किया एनिमल्स ने। तो बेसिकली इसमें ऐसा क्या है, ये इन्फेक्शन पे काम नहीं करेगी। अगर यूट्रस में इन्फेक्शन है तो ये ट्यूब काम नहीं करेगी, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है इसमें विटामिन ई है, विटामिन ए है, ये 2 विटामिन हैं। अब 3 चीजें हैं जो फाइब्रोसिस पे काम करेगी। उन 3 चीजों में कैमोट्रिप्सन है, एंजाइम है, ट्रिप्सन है, ये भी एक एंजाइम है, और पेपेन है, ये भी एक एंजाइम है। ये तीनों एंजाइम बेसिकली प्रोटीएज एंजाइम है कि ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, सर्टन अमाइनो एसिड्स को डाइजेस्ट करके। तो वहां पे जो कोलेजन जमा हुई थी, जो फाइब्रोसिस हुई थी, उसको ये डिजॉल्व करवाते हैं। जब वो डिजॉल्व हो जाएगी तो हीलिंग खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी और जानवर की यूट्रस जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। आप उसको सीमर रखेंगे वो कंसीव कर जाएगा। फर्दर मैंने इसके साथ कुछ ट्रायल मजीद लगाए हैं, जैसे मेरा एक व्लॉग आप सर्च करेंगे, पीआरपी मैंने की थी यूट्रस की, वो भी मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ कि पहले मैं 3 से 5 दिन ये रखता हूँ, उसके बाद मैं एक सिंगल जो फेज है, एक सिंगल शॉट जो है वो पीआरपी का कर देता हूँ, क्योंकि वो भी हीलिंग में बड़ा उसका रोल है। तो जानवर बड़ी रैपिड हीलिंग होती है पीआरपी करने के बाद। ये ट्यूब रखने के बाद पीआरपी कर देंगे तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा। अगर आप पीआरपी नहीं भी करते तो इसी ट्यूब से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। स्पेशली इसमें जो पेपेन एंजाइम है वो बड़ा इफेक्टिव है वाउंड हीलिंग के लिए और फाइब्रोसिस को डिजॉल्व करने के लिए। तो ये ऐसा कि यूट्रस की फार्मूलेशन नहीं है, ये टीट की फार्मूलेशन है जिसे मैं यूट्रस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग से आपको डेफिनेटली फायदा हुआ होगा। आप इस ट्रायल को अपने फार्म पे मौजूद वो एनिमल जो साल 1.5 साल 2 साल से कंसीव नहीं किए, उनको चेक करें। अगर उनकी यूट्रस में फाइब्रोसिस है तो इस ट्यूब को ट्राई करें, वो इंशाल्लाह कंसीव करेंगे। हाँ, इस ही फार्मूलेशन में, मतलब इसमें मेन हमें क्या चीजें चाहिए,